नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज मैं लेकर आया हूं एक बेहद गंभीर मामला को लेकर। शाम 7 बजे ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है और रात 9:15 बजे के आसपास ईडी अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लेती है। यानी जिसका डर था कि विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर ईडी गिरफ्तार कर रही है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम झारखंड में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए आई थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वही तमाम स्थितियां अब दिल्ली में नजर आ रही हैं। अब ये तमाम घटनाएं वैसे समय में घट रही हैं जब लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव 1 महीने से भी कम समय के बचे हुए हैं। 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। और ऐसे समय में सबसे बड़ा गंभीर सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनाव लड़ने के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता हुआ बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की सफाई के लिए ईडी यह कार्रवाई कर रही है। ईडी या केंद्र सरकार भ्रष्टाचारियों के प्रति काफ़ी गंभीर रहे, जीरो टॉलरेंस रखे, इसका हर कोई स्वागत करेगा। लेकिन जिस प्रकार से चयनात्मक तौर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स केवल चुन चुनकर विपक्षी खेमे के ऊपर हमलावर है, वह लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है। अगर मैं बात करूं तो अभी इस समय जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, उनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप हैं। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके नाम पे पूरा पुस्तक बनवा लिए थे। लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कभी भी किसी एजेंसी ने उनके तरफ वो देखने के लिए नहीं गए। अगर हम लोग देखें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर भी जो है कि ईडी के संबंधित कई मामले हैं, लेकिन वो अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, एनडीए में शामिल हैं, तमाम चीज़ों से मुक्त हैं। प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से कहा था, खुलकर कहा था और गारंटी देते हुए कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि भ्रष्टाचारियों के प्रति एक एक भ्रष्टाचारी से निपटा जाएगा। और उसकी उन्होंने गारंटी दी थी कि देशवासियों आप निश्चिंत रहिए, एक एक भ्रष्टाचारी से निपटा जाएगा। और इसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया था सिंचाई घोटाला का, और आरोप लगाया था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं। और जब प्रधानमंत्री ने मित्रों यह बयान दिया था, उसके केवल चंद घंटों के बाद अजीत पवार न केवल जो है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, बल्कि वो महाराष्ट्र के खजाना मंत्री भी बन गए। तो आप सोच के देखिए कि अगर इस प्रकार की घटनाओं की फहरिस्त को देखा जाए तो बहुत लंबी फहरिस्त ऐसी नजर आती है जहाँ पे विपक्ष को चुन चुन कर टारगेट किया जाता है भ्रष्टाचार के सफाई के नाम पर। ऐसे स्थिति में अगर विपक्ष के बड़े नेता, मान लीजिए अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब हेमंत सोरेन जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, सबसे बड़े नेता हैं, आप उन्हें चुनाव के मुहाने पर गिरफ्तार करते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं, तो ऐसे में सवाल केंद्र सरकार से पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि उन्हें 400 पार वो सीट लोकसभा में ला सकते हैं, लेकिन जो गतिविधि नज़र आ रही है, जो पैनिक नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी में कि विपक्ष के नेताओं को उन्हें जेल में डालने की नौबत आ रही है, ऐसे स्थिति में क्या वो 400 के पार का आंकड़ा बिल्कुल झूठी आंकड़ा नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो आंतरिक रिपोर्ट है वो उनके 200-150 सीटों की भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर सबसे बड़ा प्रभावी गठबंधन देखा जाए तो वो गठबंधन कहाँ पर नज़र आ रहा है? वो गठबंधन एक तरह से दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पे नजर आ रहा है। तो क्या केवल 7 सीटों को लेकर प्रधानमंत्री जी इतना परेशान है कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना पड़ रहा है? जो खबरें आ रही हैं लगातार इस समय कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। अगर भारतीय संविधान के इतिहास के रूप से देखें तो संविधान में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है कि मुख्यमंत्री पद को कोई जेल से संचालित कर सकता है या नहीं कर सकता है। हालांकि अतीत में जब भी इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो वहां पे मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर जेल जाते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये जो संवैधानिक संकट की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वो भी चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के पहले मुहाने पे जो ये संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसके लिए कसूरवार कौन है? मैं इसके लिए मानता हूं कि सीधे सीधे केंद्र सरकार कसूरवार है। मित्रों, एक चीज को और समझना पड़ेगा कि इस समय केंद्र सरकार एक तरह से केयर टेकर सरकार के रूप में है। इक्वल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करनी चुनाव आयोग की भूमिका है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने 16 मार्च को लगातार एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने तमाम दावे किए थे, उन दावों के मुताबिक वो मान रहे थे कि
वो फ्री एंड फेयर जो है कि इलेक्शन कराएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कोई स्थितियां होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे? अगर आप विपक्ष के लोगों को चुन चुन कर जेल में डाल देंगे तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात कैसे की जा सकती है? कहीं न कहीं ये जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, विपक्ष के ऊपर जो ये हमले हो रहे हैं, ये विपक्ष के ऊपर हमला नहीं है। मैं ऐसे मानता हूं कि यह भारतीय लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज दिन में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, ये तीनों लोग मौजूद थे। और कांग्रेस ने जो चीज़ें कही वो भी बड़ी गंभीर चीज़ें थीं। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के सारे खाते को फ्रीज कर लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश के बाद, जबकि राजनीतिक दल एक तरह से उन्हें इनकम टैक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको एजम्पशन प्राप्त है। तो फिर ऐसे में, और वो भी मामला कब का उठाया गया? सीताराम केसरी के ज़माने का मामला उठाया गया, यानी 1994, 1995, 1996, 1994 से 96 के मामलों को उठा के जो है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतनी बड़ी सी कार्रवाई की गई। ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। आप सोच के देखिए कि एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड से भारी भरकम राशि प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास तमाम प्रकार के संसाधन हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जिनके आप खाते फ्रीज कर दीजिए, उनके बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दीजिए। अगर ऐसे स्थिति में इसे क्या हम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव नहीं मानेंगे? क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री अभी उनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं हैं अभी, जब चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो फिर कौन है जो एजेंसियों को इस प्रकार से जो है कि लगातार एजेंसियां अभी भी सुपर एक्टिव है, अभी भी एजेंसियों को केवल विपक्ष के ही घर नजर आ रहे हैं, एजेंसियों को सत्ता पक्ष के घोटाले में संलिप्त लोग बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे हैं। ये भेदभाव की स्थिति क्यों बनी हुई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर जो दूसरा सवाल मैं उठा रहा हूं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार डरी हुई है? केंद्र सरकार ये अपेक्षा रख रही थी आम आदमी पार्टी से कि वो टीम इंडिया में शामिल ना हो, क्योंकि इस प्रकार के आरोप अरविंद केजरीवाल लगातार लगाते हुए रह रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा था कि हमारे ऊपर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। चलिए, मैं मानता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का अगर उन्हें नहीं भी ऑफर होगा तो ये दबाव तो उनके ऊपर जरूरी होगा कि वो टीम इंडिया में शामिल ना हो, वो दिल्ली में गठबंधन ना करें। और दिल्ली में गठबंधन करने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ भी देखा कि दिल्ली में 7 उम्मीदवार, जो दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी जीत रही थी, 2019 में भी जीत रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो टिकटें दिया है वहाँ पे केवल मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है। बाकी तमाम लोगों के, यानी कि 6 जो टिकटें हैं बिल्कुल नई टिकटें दी जानी पड़े, उनको देनी पड़ी है। 6 नई टिकटों को देने के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी आश्वस्त नहीं है कि दिल्ली में वो पुराने परिणाम को प्राप्त कर सकेगी। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये कैसा डर है? क्या उन्हें लग रहा है कि वो जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करेगी, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगी? और ऐसे जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं उसके कई बड़े कारण हैं मित्रों। इसके पहले हम लोगों ने हाल में देखा था उदाहरण चुनाव आयोग को लेके कि चुनाव आयोग में अचानक से अरुण गोयल इस्तीफा देते हैं। अरुण गोयल के इस्तीफा देने के बाद वहाँ पे 2 पद खाली होते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस मामले को लेकर 15 मार्च को सुनवाई करने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही आनन फानन में 14 मार्च को उनकी नियुक्तियां कर दी गई। वहां पे मामला सुप्रीम कोर्ट में यह उठाया जा रहा था कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जिस कॉलेजियम का गठन किया गया है उस कॉलेजियम से जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI को उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था संसद में कानून बनाकर। तो उस कानून के वैलिडिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब तक उसके ऊपर विचार करती उसके पहले नियुक्ति कर दी गई। आज भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त का मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है, अगर मैं उन दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट खारिज करती है तो देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पे है। ऐसे स्थिति में देश में अफरा तफरी मच सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष पे हमला तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय संविधान उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि जब तमाम चीज़ें, प्रोसेस, कार्रवाई सबको फॉलो करके हो रहा है फिर कैसे इसे कहा जाए कि ये संविधान के ऊपर हमला है। मैं इसका एक उदाहरण सबसे पहले झारखंड से लाऊंगा। हेमंत सोरेन जी ने जब उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी, ईडी के गिरफ्तार होते ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और वहाँ पे चंपई सोरेन को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था मित्रों। लेकिन हेमंत सोरेन जेल चले गए,
राज्यपाल ने 36 घंटे तक चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ नहीं डलवाया, उन्हें शपथ नहीं दिलाया गया। उन्हें सामान्य रूप से व्यवस्था क्या होती है कि अगर कोई मुख्यमंत्री त्याग पत्र देता है तो राज्यपाल या फिर अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो उपराज्यपाल उन्हें यह निर्देश देता है कि नई व्यवस्था होने तक कृपया आप पदभार संभाले रहें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन झारखंड में जब एक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए, हेमंत सोरेन, वो जेल चले गए, तो फिर वैसे स्थिति में 36 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी क्यों इंतजार करती रही, जबकि विपक्ष के पास पूर्ण बहुमत था और विपक्ष ने अंत में सदन में बहुमत साबित करके भी दिखाया। तो वहां पर भी देखिए एक जानबूझ के प्राकृतिक कृत्रिम ढंग से, जिसे हम लोग कहते हैं कि कृत्रिम ढंग से एक संवैधानिक संकट उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी जिससे झारखंड की सरकार गिर जाए। क्या इसे लोकतंत्र में स्वीकार किया जाए? वही अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन कह देते कि नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कि टीम इंडिया से अलग हो रही है, वो एनडीए का घटक बन रही है, तो क्या वैसे स्थिति में हेमंत सोरेन जेल में होते? बिल्कुल नहीं होते। अगर, चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में वो कांग्रेस के साथ नहीं है समझौते में, हरियाणा में 1 सीट के लिए समझौता हुआ है, गुजरात में 2 सीटों के लिए समझौते हुए हैं, इन समझौतों से भी भारतीय जनता पार्टी परेशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर मूल रूप से परेशान है तो वो दिल्ली में गठबंधन को लेकर परेशान है। वो तो 2-3 चीजें इस गिरफ्तारी से बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो है कि उन्होंने जल्द से जल्द उससे दखल की उम्मीद की है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले भी हैं। लेकिन इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को और बताना आवश्यक है मित्रों कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में ईडी के मामले पर सुनवाई हुई थी और वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें कही वो बड़ी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा, वो जो बेंच था जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त, उनके खंडपीठ में यह सुनवाई हो रही थी, उन्होंने कहा कि अजीबोगरीब किस्म का रवैया है ईडी का, यानी ईडी के कार्यप्रणाली पे अब सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि वो एक अतिशय की स्थिति में पहुंच रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुल के कहा कि पीएमएलए कोर्ट के कानून के अंतर्गत अगर किसी के ऊपर आरोप लग गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें अनंत काल तक जेल में ठूस के रख दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार की बात करता है और पीएमएलए का सेक्शन 45, इन दोनों को जोड़ के वो जमानत के वो लोग योग्य व्यक्ति हैं। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि पुराने सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने प्राय ऐसे मामलों में अगर हम लोग उदाहरण देखें तो जो पीएमएलए के अंतर्गत, ईडी के अंतर्गत जिनकी गिरफ्तारियां हुई उन्हें जमानत देने से इनकार किया है। तो अब ये भी एक सोचने वाली स्थिति है कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि ईडी काफ़ी ज़्यादा इसका दुरुपयोग कर रही है। इसके पहले भी एक दृष्टांत आया था जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को ईडी, उस समय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते थे और ईडी लगातार परेशान कर रही थी वहाँ पे। तब सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा था कि आप वहाँ पे भी शराब घोटाला का मामला उठाया गया था कि उस मामले को लेकर आप अपना जांच अगले आदेश तक बंद कर दें, क्योंकि राज्य सरकार को पूरे के पूरे जांच के मामले पे संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को पंगु नहीं बनाया जा सकता है। ये तमाम दृष्टांत मित्रों ऐसे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल भ्रष्टाचार के सफाई के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जरूर दावा कर रही है, लेकिन इसके वास्तविक निहितार्थ ये दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उनके पास 400 का आंकड़ा तो छोड़ दीजिए, उनके पास 200 के आंकड़े भी नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि चुनाव में इक्वल प्लेटफॉर्म विपक्ष को ना मिले और जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हो, विपक्ष के तमाम बड़े नेता या तो बाहर डरे हुए हों या फिर जो डरे हुए नहीं हैं वो जेल में हों। धन्यवाद मित्रों।